दोस्तों नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो राजन सीरीज होता है पेपर नंबर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके संपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं एक ही वीडियो में। और उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम बहुविकल्पीय की बात करें तो उसका वीडियो जो है कंप्लीट हो गया है, यानी मैराथन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर जो है मैराथन का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एक बार। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे आप सभी लोगों को आसानी से इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है, यानी 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ हुआ है, उसका जो है प्रीवियस ईयर हम लोग बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं, संपूर्ण पेपर को जो है हल कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जो है अतलग उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल ए टू जेड समाप्त करते हैं। यहाँ पे दिया है कि जल संचयन की उपयोगिता क्या होती है। जल संचयन की उपयोगिता क्या होती है? तो जल संचयन क्या होता है, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको जो है वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। वाटर वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये 2023 में आया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जल संचयन क्या होता है कि वर्षा जल का संचयन करके सतही जल वर्षा वर्षा जल का संचयन करके सतही जल प्रदूषण को जो है कम किया जा सकता है। भूजल की गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाहरी बाढ़ को रोकने हेतु वेग में जल का प्रवाह कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को जो है कम कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग के मदद से जो है जल का संचयन करके जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग करके जो है जल प्रदूषण को कम किया जाता है। इसमें भूजल की गुणवत्ता में सुधार और बाहरी बाहरी जो बाढ़ को रोकने के वेग में जल का प्रवाह जो है कम करके जो है मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को कम किया जा सकता है। जैसे जब यहाँ पे जल संचयन अगर कर लिए तो इसमें जो है बेग जल का प्रवाह कम होगा, जिसके द्वारा जो है मिट्टी का कटाव कम होगा और बाढ़ के खतरों को जो है कम किया जा सकता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन-कौन बिंदु आवश्यक होते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो है कौन-कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आवश्यक बिंदु निम्न होते हैं। कौन-कौन से? शिक्षार्थियों को पुस्तकें और गणवेश देना, ठीक है? पुस्तकें और गणवेश देना, और इसमें शिक्षार्थियों के लिए उन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनका अध्ययन वह कर रहा है। जिस विषय का अध्ययन कर रहा है, अगर वो संस्कृत पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है या गणित पढ़ रहा है, तो उसके लिए जो है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? ये सभी जो है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो है कौन-कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं, तो यहाँ पे जो है पुस्तकें और गणवेश देना, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट का अध्ययन बालक कर रहा है उसको जो है प्रोत्साहित करना। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या होते हैं? जो बाल श्रमिक बचपन में जो है श्रम करने लगते हैं, उसके मुख्य कारण क्या-क्या होते हैं? इसको हम देखते हैं। 2023 में क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बाल श्रमिक का सबसे मुख्य कारण देखें तो इसमें होता है गरीबी। गरीबी के कारण, पैसा न होने के कारण जो है बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त किशोर व युवाओं के लिए धनार्जन के उपयुक्त अवसर को ना होना भी महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है? जो धन होता है उनके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए वो बाल श्रमिक यानी बचपन में ही उनको गरीबी रहते हैं। गरीबी रहेंगे तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो उसके पास जो है बच्चों को जो है बाल श्रमिक का कार्य करना पड़ता है, बाल श्रमिक होना पड़ता है, ठीक है? यानी बचपन में जो है उनको काम करना पड़ता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। फ्रोबेल का जो शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड जो है उसको जो है स्पष्ट करना है। तो फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने जो है खेल पर जो है महत्वपूर्ण जो है ध्यान दिए थे। फ्रोबेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। जो आत्मक्रिया होती है वो खेल के द्वारा जो है विकसित होती है। खेल के द्वारा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, ठीक है? और नैतिक विकास भी होता है, क्योंकि जब बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं तो वहाँ से अलग-अलग प्रकार के बच्चे वहाँ पे दोस्ती होती है और उससे जो है अलग-अलग प्रकार के
मोरलिटी उनके अंदर डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे अतः बालकों को खेल द्वारा शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सभी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बच्चों के अंदर इन सभी गुणों का विकास करने के लिए जो है बच्चों को खेल द्वारा जो है शिक्षा देनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो प्लेटो द्वारा स्थापित जो है संस्था का नाम अकादमी था और उसके बाद में इसी को जो है अकादमिक स्कूल भी कहा जाता था। उसके बाद में 6 नंबर की अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? जो पर्यावरण संरक्षण होता है उसमें जो है विद्यालय की भूमिका क्या होती है? यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इसमें जो है विद्यालय के पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता, यानी जो विद्यालय के पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो है पर्यावरण शिक्षा से संबंधित साहित्य की उपलब्धता होनी चाहिए और विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व व उपयोगिता के बारे में जो है विद्यार्थी को बताना चाहिए कि पर्यावरण किस प्रकार से हमारे जीवन में जो है अति आवश्यक होता है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? अगर पेड़ पौधे कम हो जाए तो मनुष्य को जो है पूरा जीवन जो है बिल्कुल पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, उसमें जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें विद्यालय में प्राकृतिक वातावरण के महत्व और उपयोगिता के बारे में जो है बच्चों से जो है चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पर्यावरण संरक्षण को विद्यालय में भूमिका के बारे में बात करें तो भूमिका यहाँ पे 2 भूमिका हो गया, साहित्य में उपलब्धता होनी चाहिए, लाइब्रेरी जो है उसमें साहित्य पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित जो है पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और पर्यावरण प्रकृति के बारे में जो है उनके महत्व और उपयोगिता के बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद में हम 7 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या महत्व था? तो यहाँ पे है कि स्त्री शिक्षा के बारे में जो ये प्लेटो है, प्लेटो का क्या मत था? ये स्त्री शिक्षा के बारे में क्या मतलब समझते थे, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो को मानना था कि स्त्री व पुरुष दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री तथा पुरुष को जो है दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पे ये जो प्लेटो है ये जो है समानता की बात करते थे कि जिस प्रकार से जो है पुरुष को शिक्षा दी जानी चाहिए उसी प्रकार से महिलाओं को स्त्री को शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी समानता की बात करते थे, ठीक है। दोनों में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, अतः इसी मान्यता के अनुरूप समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे है 8 नंबर में दिया है भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण का मतलब हो गया जैसे कोई टेक्नोलॉजी हो गया, संस्कृति हो गया, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी तकनीकी हो गया, ठीक है? उसको जो है एक वैश्विक लेवल पर यानी विश्व स्तर पर जो है उसको जो है किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे ये क्या नाम है जीआई टैग मिलता है, ठीक है? तो जीआई टैग अलग, जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी है वहाँ के लड्डू को जो है यूपी सरकार द्वारा जो है जीआई टैग दिया गया है। तो उसमें उससे ये होता है कि वैश्विक प्रसिद्धि होती है, यानी विश्व में कहीं भी आप हैं तो हनुमानगढ़ी का लड्डू ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है? वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान बनती है। तो यही होता है भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। भूमंडलीकरण के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं वैश्विक विशेषताओं के साथ मिश्रित हो जाती है, यानी स्थानीय संस्कृति जैसे अयोध्या का ये लड्डू हो गया, ठीक है? ये वैश्विक स्तर पर ये जो स्थानीय संस्कृति की विशेषताएं हैं वो वैश्विक स्तर पर जो है मिश्रित हो जाती है। इसी को जो कहते हैं भूमंडलीकरण कहते हैं, ठीक है। अर्थात इस प्रक्रिया में विश्व भर के देश और संस्थाओं के मध्य संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक तथा तकनीकी संबंधों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करते हैं तो लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें समान अधिकार के बारे में बात किया जाता है, यानी बिना लिंग भेदभाव के, जैसे मेल पुरुष के बारे में मेल हो गया फीमेल हो गया, इनमें कोई अंतर जो है नहीं देखा जाता है। जैसे लैंगिक समानता का अर्थ होता है पुरुष एवं महिलाओं के समस्त अधिकार, अवसर, जिम्मेदारियां और शिक्षा समान रूप से हो, ठीक है। इसमें जो है ये सभी जिम्मेदारियां जो है बिल्कुल समान रूप से होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 10 नंबर में क्या दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? ये जन शिक्षा के बारे में हम लोग जन शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद का क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में हमको बात करना है। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो इनके अनुसार अगर स्वामी विवेकानंद के अनुसार देखें तो जन शिक्षा जन साधारण को
जीवन संघर्ष के लिए तैयार करे, साथ ही शिक्षा ऐसे हो जिससे बालक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। तो ये स्वामी विवेकानंद जन शिक्षा के बारे में जो है, इनका जो इनके अनुसार क्या होता है जन शिक्षा, इसके बारे में हम लोग बात किए। उसके बाद में हम 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर में दिया है कि उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार जो है उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 2020 में ये आया हुआ है कि उपनयन संस्कार से क्या समझते हैं, और 2023 में आया है कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है शब्द का। तो इसमें उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चे जो है गुरुकुल में जाते थे और गुरुकुल में बैठ के जो है उनके बगल में बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे, यानी गुरु के पास ले जाना। ये गुरु के पास ले जाना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी शुरुआती में जो उपनयन संस्कार होता है वैदिक कालीन में, ठीक है, प्राचीन कालीन में, तो इसमें गुरु के पास ले जाना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? इसमें जो है बच्चों को गुरुकुल में जो है ले जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो गुरु के पास ले जाना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया के अंतर्गत जैसे आपका हो गया ग्राफिक्स, हो गया ऑडियो, हो गया और 3D एनिमेशन जो देखते हैं, और इंटरनेट कंटेंट हो गया जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो, ये सभी सोशल नेटवर्क है जो कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। अब आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। इसमें डिजिटल वीडियो जैसे हो गया, डिजिटल वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया और 3D एनिमेशन, ये सभी जो है इंटरनेट कंटेंट, जो इंटरनेट कंटेंट हो गया जैसे हो गया फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सभी जो है इंटरनेट कंटेंट के अंतर्गत आते हैं। इंटरेक्टिव कंटेंट यानी किसी से जूम ऐप पे या सीधे बात करना हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे लॉकडाउन में जो है, लॉकडाउन में ऐसे भी देखते होंगे बहुत समाचार आप लोग सुनते हैं, तो उसमें कहीं-कहीं जो है किसी का लोकार्पण करना होता है, तो मोदी के द्वारा जो है अपने देश के पीएम के नरेंद्र मोदी द्वारा जो है क्या किया जाता है, इंटरेक्टिव मतलब लाइव वहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है सब कुछ किया जाता है, ठीक है? जहाँ पे नहीं जा पाते हैं। इंटरेक्टिव प्रोग्राम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे श्रव्य हो गया, दृश्य हो गया और पाठ्य एवं चित्रित आदि होते हैं। यह एक उपयोगी संयोजन होता है, ठीक है? इन सभी जैसे श्रवण हो गया, श्रव्य, पाठ्य और विचित्र आदि, इन सभी का जो है ये मिलावटी यानी मिश्रण होता है, संयोजन होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध होता है। जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो टीचिंग आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें जो है अधिक प्रभावी बनाने के लिए मल्टीमीडिया जो है अत्यंत उपयोगी होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम एनिमेशन अगर आपके सामने चले कि किस प्रकार से वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, तो इसके द्वारा क्या होता था कि इसमें जो है मल्टी सफल सिद्ध होता था, ठीक है? मल्टीमीडिया जो है सफल सिद्ध होता था, इसके द्वारा जो है प्रभावी शिक्षा होती है, ठीक है? आपकी पाँचों ज्ञान इंद्रियाएँ काम करती हैं, तो जितनी भी आप जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें अगर 5 ज्ञान इंद्रियाएँ होती हैं, अगर पाँचों का आप लोग ठीक से इस्तेमाल करें तो हमेशा कभी भी नहीं भूला जाएगा, ठीक है? कोई भी टॉपिक हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं 13 नंबर में क्या दिया है कि राज्य से क्या अभिप्राय होता है। राज्य के बारे में हम लोग जो है पॉलिटी में देखेंगे, जब हम एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का पेपर देखेंगे तो उसमें राज्य क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आईएल कैडिंग के अनुसार क्या होता है राज्य? राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है? यहाँ पे ये स्टेट पार्टिकुलर स्टेट का बात कर रहा है, उसी के अनुसार जो है ये परिभाषा दिया गया है। अब हम देखते हैं बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो बुनियादी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो बुनियादी शिक्षा के जनक के बारे में तो गांधी गांधी जी जो है बुनियादी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। बुनियादी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? तो बुनियादी शिक्षा का आरंभ जो है गांधी जी ने किया था। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना किए थे, ठीक है? आज उसे जो है विश्वविद्यालय स्तर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसी को जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पर जो है इसे फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है।
और इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा से था। बुनियादी मतलब बेसिक शिक्षा। उसका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय व्यवसाय परक भी बने, जीविकोपार्जन करना भी सीखे। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नंबर की हम बात करते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जो प्राचीन काल था उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप जो है वैयक्तिक होना चाहिए। उसके बाद में 16 नंबर में क्या दे रहा है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। इस यह कथन किसका है, ठीक है। तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। उसके बाद में 17 नंबर में दिया है कि शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है, तो ये टीपी नंद जी है, ठीक है। वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक जो है ये टीपी नंद जी है। ये सभी याद करने वाला टॉपिक है। इसमें कुछ जो है ट्रिक और कुछ समझा नहीं सकते हैं। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। 19 नंबर की बात करते थे, किसने लिखा है, संगमरमर के पत्थे के लिए जो महत्वपूर्ण मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का होता है। यानी संगमरमर के लिए, पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का होता है वही महत्व जो है आत्मा के लिए शिक्षा का होता है। ये एडिसन ने कहा है। उसके बाद में 20 नंबर की हम बात करते हैं, तो बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बालक के विकास की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत जो है 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, केवल 3 अवस्थाओं का, ठीक है। अगर मनोविज्ञान के अंदर पूछ ले तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था के यानी 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। और अगर क्या नाम है, बाल विकास के अंदर का अगर पूछ ले तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी 3 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद में 21 नंबर में दिया है कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास का उन्नति है। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य, जो संपूर्ण प्रक्रिया हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका जो उद्देश्य होता है ये विकास या उन्नति होता है। यह किस दार्शनिक ने कहा, ये जॉन डेवी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद में 22 नंबर देखते हैं, जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। इसकी पुस्तक के बारे में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये सभी याद करने वाला कंटेंट है। तो इसका क्लास भी चलता है, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। 23 नंबर में दिया है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करना होता है। शिक्षा का कार्य जो होता है उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करना होता है। यह किस दार्शनिक ने कहा था, ये हर्बर्ट ने कहा था। उसके बाद में 24 नंबर देखते हैं, शिक्षा में परियोजनवाद के जन्मदाता कौन है, विलियम जेम्स है, ठीक है। 25 नंबर की बात करते हैं, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ये कथन सभी आपको याद करना पड़ेगा। बालकों को बाल देवो भवा भव की संज्ञा किसने दिया है, गीजूभाई बधेका ने दिया है। ये सभी इन सभी के बारे में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं, जो एग्जाम रथ बैच चल रहा है, ठीक है। तो वहां से बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक आपको, अगर गीजूभाई बधेका जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा वहां पे जितना भी क्वेश्चन इनसे बना हुआ सब क्वेश्चन वहां पे बताया गया है। 27 नंबर में दिया है कि मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में, कर्मेंद्रिय की शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। उसके बाद में 28 नंबर में दिया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पारित हुआ था, तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। जनसंख्या नीति से तात्पर्य होता है आर्थिक, सामाजिक, जननांकी और राजनीतिक आधार प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति है। जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना जो है ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय बताइए। जो जल प्रदूषण होता है उसको दूर करने के 2 उपाय हमको यहाँ पे बताना है। तो जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपाय द्वारा दूर कर सकते हैं, जैसे शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले जो हानिकारक गंदे पदार्थ होते हैं को नदियों में जो है नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं तो नदियों के निकट गंदे बर्तन हो गए जैसे, और मरीजों के कपड़े हो गए, इसको जो है धोना नहीं चाहिए। थर्ड नंबर की बात करें तो नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगानी चाहिए। जो पशु एक्सपायर हो जाते हैं उसको जो है नदी में बहाना नहीं चाहिए। उसके बाद में नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने व
वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये जल प्रदूषण के जो है उपाय हो गए, क्या-क्या उपाय होते हैं, ठीक है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। अगर पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1972 में जो है ये पारित हुआ था, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त में बताइए। भूमंडलीकरण ताप वृद्धि किसे कहते हैं? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये भूमंडलीय ताप, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ये किस प्रकार से होता है? जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये सूर्य की किरणें हो गई। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, मान लो कि ये पैकेट के रूप में अगर आ गई सूर्य की किरणें, मान लो कि 20 यूनिट आ गया, ठीक है? अब ये क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर इतना आई तो 20 यूनिट इसको वापस जाना चाहिए था, लेकिन 20 नहीं, यहाँ पे 18 यूनिट जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है पृथ्वी पर रह जा रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो उसमें जो है टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है? यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सामान्यतः भूमंडलीकरण ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से हो। जो पृथ्वी का ताप होता है उसमें जो है वृद्धि हो जाती है इसी कारण। जिस प्रकार से यहाँ समझा है कि एक सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आती है, मान लो कि 20 यूनिट जो है टेम्परेचर यहाँ पे आता है और उसके बाद में 18 वापस जाता है, तो यहाँ पे 2 का जो है पृथ्वी पर रह जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएँ क्या होती है? बालिका शिक्षा जो बालिका शिक्षा होती है, यानी लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है, उसके जो है प्रमुख समस्याएँ बताइए। यानी शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, उनको जो है शैक्षिक अवसरों में समानता, जैसे बालक बालक हो गया और उसके बाद में बालिका हो गया। इसके लिए जो है समान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसा कि प्लेटो ने कहा कि जो है बालक और बालिकाओं के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी उसमें लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए। शैक्षिक अवसरों में समानता की समस्या और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, यानी सभी लोगों का जो समाज में दृष्टिकोण बन चुका है कि लड़कियों को जो है उतना नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो है दृष्टिकोण की बात करता है यहाँ पे, समाज में जो सभी लोगों का उचित दृष्टिकोण होना चाहिए और उसके बाद में समानता की बात करनी चाहिए। तो ये 2 समस्याएँ हैं। 34 नंबर की बात करते हैं, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख बताइए। जैसे सच्चाई हो गया, मानवीय मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यूज़, ठीक है? मनुष्य का जो वैल्यू होता है। सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना और दया भाव, ये सभी जो है होना चाहिए। उसके बाद में 35 नंबर में दिया हुआ है कि फ्रोबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो फ्रोबेल द्वारा जो है किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद में 36 नंबर में दिया है कि टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को जो है सत्यम शिवम सुंदरम, अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्हें जो है ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना, ठीक है? ईश्वर को जो है सर्वोच्च और उन्हें अद्वैतवाद मानते थे। फ्रोबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करना है, तो फ्रोबेल की रचना की बात करें तो एजुकेशन ऑफ मैन, तथा दूसरी रचना की बात करें तो मदर एंड प्लेसॉन्ग। ये सभी जब टॉपिक वाइज़ हम लोग करते थे तो वहाँ पे जो है इन सभी की बात कर चुके हैं एक जगह। 38 नंबर की है, क्या है, जनसंख्या शिक्षा की कोई परिभाषा लिखिए या जनसंख्या शिक्षा को जो है परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या शिक्षा क्या होता है? जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है जनसंख्या और दूसरा होता है शिक्षा। तो यहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है और उसके बाद में ये एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। अर्थात जिस शिक्षा में ऐसा शिक्षा जो है जिसमें जनसंख्या के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी शिक्षा दी जाती है, यानी शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है, उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। क्योंकि जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है जनसंख्या, शिक्षा। तो किसके बारे में जो है शिक्षा देना? जनसंख्या के बारे में शिक्षा देना। जनसंख्या शिक्षा को समझने हैं तो इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है जो निम्नलिखित है। कौन-कौन से? जैसे राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार ये क्या देता है? ये कहता है कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र-छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश-प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जननांगी के प्रमुख तथ्यों, जनसंख्या तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध किस प्रकार से होता है? जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक, सामाजिक विकास इत्यादि की जानकारी दी जाती है। यानी किस प्रकार से जो है जनसंख्या वृद्धि होती है
और जनसंख्या को किस प्रकार से जो है घटाया जाए, और इसमें आर्थिक में किस प्रकार से जो है परिवर्तन करना होता है, यानी किस प्रकार से परिवर्तन होता है, सामाजिक विकास किस प्रकार से जो है रुकती है और बढ़ती है, इन सभी के बारे में जो है जनसंख्या शिक्षा के बारे में जो है ये सभी नॉलेज दिया जाता है। और यूनेस्को ने क्या कहा है? यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यानात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में भी ही नहीं जानना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है? यानी डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस आपका यहाँ पे घर है और बहुत दूर जो है आप लोग यहाँ पे नाम लिखा दिए, तो इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम घर बैठ के जो है एडमिशन करा सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें है यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है, इसमें आमने सामने बैठकर, जैसे एक क्लासरूम होता है, इसमें बालक बैठा है, यहाँ टीचर है, तो इसमें आमने सामने बैठने से भिन्न होता है। इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। यहाँ पे आप बैठकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो कम्युनिकेशन हो गया, इसके माध्यम अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें तो यूट्यूब हो गया, जूम ऐप हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, डीवीडी हो गया, दूरदर्शन के माध्यम से, तो इन सभी के माध्यम से जो है दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि बच्चे जो है ये एक निश्चित इसमें सत्र रहता है और एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, मान लो कि आपका कोर्स 1 साल में है, 1 वर्ष में समाप्त होगा, तो इसमें आपका 1 मिनट, कौन सा प्रश्न चल रहा था? दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की हम लोग बात कर रहे थे, तो औपचारिक शिक्षा जो है विद्यालय में खास कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एक दायरे में रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा जो है परिवार में रहकर प्रयास किया जाता है, और समाज में रहकर जो है अनौपचारिक शिक्षा, यानी जो घर परिवार में, यानी उसका कोई एक टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, तो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा जीवन के संबंधित हुए अनुभव होते हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था या साधन के स्वाभाविक स्थिति में से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। ठीक है, अज्ञात होती है। ये जो रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात होती है, अप्रत्यक्ष होती है और अनौपचारिक होती है। तो आप लोगों ने जाना क्या, ये इसकी निश्चित योजना कोई नहीं होता है। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें, तो औपचारिक शिक्षा में आप विद्यालय जाते हैं, तो उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक दायरे में होता है, आपका एक करिकुलम होता है, सिलेबस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, और औपचारिक शिक्षा के बारे में बात की है। 41 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो बौद्धकालीन शिक्षा है उसकी विशेषताओं के बारे में हमको जानना है। तो संघ क्या होता था? संघ क्या होता था? ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे, जहाँ पे जो है बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे बौद्धकालीन में। ठीक है, बौद्धिज्म में, तो उसे जो है संघ कहा जाता था, जहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य शरमण बन जाता था। शरमण के अलावा अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे, इसके अलग अलग नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने के लिए प्रवज्जा संस्कार किया जाता था। जैसे वैदिक काल में जो है उपनयन संस्कार किया जाता था, वहाँ पे जो घर से जो है जब आश्रम में गुरु के पास लाया जाता था, तो उसके लिए जो है उपनयन संस्कार किया जाता था। और इसमें जो है प्रवज्जा संस्कार किया जाता है, इसमें किसमें, यहाँ पे ये बुद्धकालीन शिक्षा में जो है प्रवज्जा संस्कार किया जाता है। अर्थात बाहर जाना,
अर्थात भावी भिक्षु परिवार से बिलग मतलब अलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु की बात करें तो 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी और 20 वर्ष की आयु में जो है उपसंपदा संस्कार किया जाता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूप से सदस्य बन जाता था। कब? 20 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद में गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता था? गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध होते थे। बड़े घनिष्ठ और मधुर संबंध होते थे। दोनों का जीवन जो है दोनों का जीवन सादा सादा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विश्वास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता था कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था, तो उसके शिष्यों को भी संघ के बाहर ले जाना पड़ता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बौद्धकालीन शिक्षा के दो उद्देश्य या विशेषताओं के बारे में। अब हम देखते हैं आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। जो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, डेकार्टो और उसके बाद में स्पिनोजा तथा हीगल है। उसके बाद में हम 43 नंबर की बात करते हैं। 43 नंबर में दिया है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है कलकत्ता में हुआ था 1863 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम, वास्तविक नाम का नरेंद्र दत्त था, नरेंद्र नाथ दत्त था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना बोलपुर में 1990 में किया था टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य क्या होते हैं? जनसंख्या शिक्षा के अगर लक्ष्य की बात करें तो आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन के अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। ठीक है, तो ये जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हो गए। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं बिल्कुल विस्तार से। उसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं वही होता है पर्यावरण का अर्थ होता है। यानी ऐसे कारक जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो वह है प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा एवं जल गंदा व दूषित हो जाता है तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है खतरनाक होते हैं, यानी खतरा पैदा कर देते हैं। उसी को जो है पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया के अंतर्गत जैसे लेखन हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, 3D एनिमेशन हो गया तथा वीडियो आदि आते हैं। यानी मल्टीमीडिया संचार का एक रूप होता है जो विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जाता है, जैसे लेखक, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन तथा वीडियो ऑडियो हो गया। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम था? एकेडमी था। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको कोर्स में बिल्कुल विस्तार से बताया गया है। एक जगह जहाँ पे प्लेटो हम बता रहे हैं तो प्लेटो के बारे में जितना क्वेश्चन आज तक बना हुआ है सब चीज के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग अगर कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। 2-4 वीडियो देखिए, अगर समझ में आता है तो करिए, नहीं तो दूसरी जगह जहाँ पे आपको समझ में आता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जितना हो सकता है बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, अगर आपको टीचर के ऊपर होता है कि सभी की भाषा जो है सभी को समझ में नहीं आता है, बाकी अगर कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया पर दिया हुआ है, कहीं भी आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। उसके बाद में 49 नंबर में है पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा तथा शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो ये प्रोबल है। पाठशाला को बाग कहें, उसके बाद में शिशु को पौधा और शिक्षक को जो है माली कहने का विचारक कौन है? प्रोबेल है। उसके बाद में 50 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे परियोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? परियोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता में जो है आस्था नहीं रखता है। वह है कि शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जो है जनक कौन है? तो शिक्षण विधि के जनक सुकरात है। उसके बाद में 52 नंबर की हम बात करते हैं तो प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद को जो है भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? ये डेट पूछ रहा है तो 1839 ईस्वी में फ्रोबेल ने जो है किंडरगार्टन प्रारंभ किया था।
समाज के प्रमुख कार्य क्या क्या है, इसके बारे में देखना। समाज के प्रमुख कार्य के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो समाज के प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ठीक है, ये समाज के प्रमुख कार्य हो गए। उसके बाद में 55 नंबर में दिया है कि मूल्य का अर्थ लिखिए एवं किसी विद्वान की परिभाषा दीजिए। तो मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ की अगर हम बात करें तो व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसे गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 में बना हुआ है। उसके बाद में हम 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर में दिया हुआ है कि बाल अपराध। 56 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। जो बाल अपराध होता है इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हमको बताना है। तो गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, अशिक्षा हो गया, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि, ये सभी जो है बाल अपराध के कारण होते हैं। जैसे गरीबी हो गया, गरीबी है या भूखमरी है, अशिक्षा है, उचित वातावरण का न मिलना, ये सभी जो है बाल अपराध के कारण होते हैं। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला तो ये 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। 58 नंबर की बात करें तो 58 नंबर जो हो गया, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की बात करें तो ये 1791 ईस्वी में जोनायल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ था। 59 नंबर की बात करें तो मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया था। ये 2 फरवरी 1835 ईस्वी को जो है मैकाले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया था। 66 नंबर की बात करें तो वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी। तो वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने जो है 19 जुलाई 1854 को जो है अपनी नीति घोषित की थी। इन सभी के बारे में आप लोग डिटेल टॉपिक वाइज अगर लेक्चर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर जो है पेपर फर्स्ट का और अभी पेपर फर्स्ट जो है चल रहा है, उसके बाद में पेपर सेकंड स्टार्ट होगा, फिर थर्ड स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और उस बैच का नाम है एग्जाम रथ बैच। एग्जाम रथ बैच, तो आप लोग इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये बैच बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों का। ये 61 नंबर की बात करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है। तो आयु का कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, इसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता है। 62 नंबर की बात करें तो शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये प्लेटो का कथन है। उसके बाद में 63 नंबर की हम बात करते हैं। 63 नंबर में दिया है कि प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है। तो प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर जो है 12 वर्ष तक प्रारंभ होती है। 64 नंबर की अगर हम बात करें तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। त्रिमुखी प्रक्रिया है तो त्रिमुखी किसने कहा? जॉन ड्यूवी ने कहा है। और द्विमुखी किसने कहा है? द्विमुखी जो है एडम्स महोदय ने कहा है, एडम्स ने कहा है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो गई। जैसे त्रिमुखी प्रक्रिया जैसे हो गया बालक हो गया, ठीक है, बालक हो गया मतलब विद्यार्थी हो गया, उसके बाद में अध्यापक हो गया। अध्यापक के साथ साथ कौन होगा? ये पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इसीलिए जो है शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा दीजिए। जो गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात किया है, तो गांधी शिक्षा से मेरा अभिप्राय है, गांधी जी ने कहा है कि बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और उसके बाद में आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास के बारे में गांधी जी बात करते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना योजना जो होता है, समय, स्थान और अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम सबसे पहले निर्धारित होता है। ठीक है, कि कितना पाठ्यक्रम पढ़ता है एक सत्र के दौरान। उसके बाद में 67 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है।
परिवार में जो है बच्चों को किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे दिया है परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी, जो परिवार होता है उसमें बच्चों को जो है किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा जो है, कहानी कथन द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 68 नंबर की बात करते हैं, तो परियोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और उसके बाद में नवीन मूल्यों का निर्धारण। ये परियोजनवादी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य 2 हो गए। उसके बाद में 69 नंबर की बात करते हैं, तो बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70। यहाँ पे दिया है 70 नंबर में कि डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मारिया मॉन्टेसरी का जन्म जो है 31 अगस्त 1870 ईस्वी में चिरा चियाराबेली, इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में हुआ था। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा जी दी, यहाँ पे समाज की परिभाषा दी थी मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखा जाए तो समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं की, अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूह और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था होती है। ठीक है, ये समाज होता है। अगर 72 नंबर की बात करें तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक में अगर परिवार हो गया, समाज हो गया, राज्य हो गया और जनसंचार हो गया, ये शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, आप लोग जो है एग्जाम रथ बैच में आप लोग ये बिल्कुल टॉपिक वाइज देख सकते हैं। बिल्कुल विस्तार से इन सभी की का हम लोग वर्णन किए हुए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में 73 नंबर में दे रहा है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय होता है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से होता है। ठीक है, संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देश में जो है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम से क्या अभिप्राय होता है? जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों के द्वारा कराया जाता है उसे जो है बाल श्रम कहते हैं। 6 से 14 वर्ष के लिए जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद में 75 नंबर की बात करते हैं, तो वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? जो वायु प्रदूषण के स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत हो गया और मानवीय स्रोत हो गया। 76 नंबर की हम बात करें, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय होता है? तो जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। तो ये जल संरक्षण होता है। उसके बाद में 77 नंबर की बात करते हैं, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? जो प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को जो है वसु कहते थे। 78 नंबर की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? जो प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं और जो 3 वेद के ज्ञाता जो होते थे उसे रुद्र कहा जाता था। 79 नंबर की हम बात करते हैं, तो प्राचीन काल में चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? चारों वेद के ज्ञाता को जो है आदित्य कहते थे। उसके बाद में 80 नंबर दिया है कि वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार होता था? तो उस समय जो है ये वैदिक काल में 5 वर्ष की पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश के समय चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। ठीक है, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय ये इसको आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ये चूड़ा कर्म संस्कार वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार होता था? उस समय जो है भेजते जब गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था तो उस समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। 82 नंबर की अगर हम बात करें तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के समीप ले जाना। ये उपनयन संस्कार का ये जो कराया जाता था। उसके बाद में 83 नंबर की बात करते हैं। 83 नंबर में दिया है कि छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है? तो विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा, उसके बाद में समाचार पत्रों द्वारा, उसके बाद में यहाँ पे जो है 84 नंबर की हम बात करते हैं, तो 84 नंबर में दिया है कि जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या होता है?
तो जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। तो जल को एकत्रित करना और भविष्य में जो जल संचित करके जो है भविष्य में जो मांग होती है, जहाँ पे प्रयोग किया जाता है जल का, वहाँ पे जो है मांग को पूरा करना। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता था? वैदिक साहित्य में जो है शिक्षा का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विनय के रूप में किया जाता था। 86 नंबर की हम बात करते हैं तो बालिका शिक्षा का आशय क्या होता है? शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक होता है, ये सभी को पता है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होता है। प्राचीन काल में नारी के लिए जो है शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत ही शोचनीय थी, ठीक है, दयनीय स्थिति थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुष के समान शिक्षित हो रही है। 87 नंबर की बात करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? डिस्टेंस लर्निंग, इसका क्या उद्देश्य होता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो उच्चतर शिक्षा के लिए जो है व्यापक अवसर प्रदान करना, उच्चतर शिक्षा के लिए जो है व्यापक अवसर प्रदान करना, ये उच्च शिक्षा का जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान ज्ञान विकास हेतु तो अवसर प्रदान करना, ठीक है। विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई एक परिभाषा दीजिए। विद्यालय और समुदाय के बीच में किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध है, इसकी एक परिभाषा दीजिए। तो विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन होता है। जो विद्यालय होता है वो समाज के चरित्र को जो है सुधारने का साधन माना गया है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। 89 नंबर की बात करें तो मॉन्टेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में क्या सिद्धांत था? तो मॉन्टेसरी का कथन क्या था कि बालक के व्यक्तित्व का आदर आदर किया जाना चाहिए, जो पर्सनालिटी है उसका बच्चों के आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना तथा अपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए, जो विद्यालय का वातावरण होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ 90 नंबर दिया है कि मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है। अब यहाँ पे इतना फास्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि जो है राजन सीरीज है, ठीक है, ये अभी 7 सीरीज जो है बाकी है, इसको सभी को कंप्लीट करना है एग्जाम के पहले, ठीक है। तो आप लोगों को केवल यहाँ पे रिवीजन करना है, बल्कि राजन सीरीज आप लोग ले लीजिए। मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? जो मॉन्टेसरी पद्धति होता है उसमें लिखना कैसे सिखाया जाता है? तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना के सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। कौन कौन से? लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है और अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है तथा अक्षरों का उच्चारण कराया जाता है। 91 नंबर की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? यानी यहाँ पे क्या था, लिखना कैसे सिखाया जाता है, अब यहाँ पे है कि पढ़ना किस प्रकार से सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाने हैं तो शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिखने को कहती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। 92 नंबर की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? जो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाता है उसका सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे है कि मॉन्टेसरी क्या कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रिय विशेष रूप से क्रियाशील होती है। कब? 7 वर्ष तक। अतः इस अवस्था में ही इनकी उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 93 नंबर में दिया है कि गीजू भाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? तो गीजू भाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षण होना अनिवार्य है, ठीक है। ये 93 नंबर हो गया। 94 नंबर, आज के वीडियो में हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ 100 नंबर तक। 94 नंबर में क्या है? गांधी जी द्वारा प्रस्तावित वैदिक बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या था? ये बुनियादी शिक्षा था। उसके बाद में 95 नंबर की बात करते हैं तो प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? तो शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु होता है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, ये प्लेटो कहते हैं। एमिल किसकी रचना है? तो एमिल जो है ये रूसो की रचना है। 97 नंबर में बात करते हैं निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य होता है, इसका प्रतिपादन कौन थे? तो रूसो जो है, रूसो प्रकृतिवाद विचारक थे और उनकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष तक की आयु तक
बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। यानी अनौपचारिक शिक्षा यानी घर पर ही समाज से जो शिक्षा सीखा जाता है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और रूसों का यह मत था कि औपचारिक शिक्षा 12 वर्ष तक बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए, औपचारिक शिक्षा ना दिया जाए। 98 नंबर की बात करते हैं, रूसो ने अनुशासन के किन दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे दो सिद्धांत की बात करें तो ये पहला हो गया स्वतंत्रता के सिद्धांत, और दूसरे नंबर की हम बात करें तो प्रकृति के परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। 99 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 99 नंबर में दिया हुआ है कि प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य होता है? तो प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से आशय होता है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्य हेतु पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। ठीक है, ये अनुशासन होता है प्रकृति परिणाम द्वारा उत्पन्न। 100 नंबर की हम बात करते हैं तो ड्यूबी के अनुसार शिक्षक क्या है? तो ड्यूबी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। तो इस फ्रोवेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया, जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था? तो इन्होंने जो है 1839 ईस्वी में इन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया था फ्रोवेल ने। 102 नंबर की बात करते हैं तो मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा भाग था? कर्मेंद्रीय शिक्षा, ज्ञानेंद्रीय शिक्षा और भाषा तथा गणित की शिक्षा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में 103 नंबर की हम बात करते हैं, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? जो शैक्षिक विद्यालय होते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के विद्यालय होते हैं, उसके संबंध में कोठारी आयोग ने क्या लिखा है? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि कभी-कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है, और एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में जो है भारी अंतर दिखाई देता है। यहाँ पे कोठारी आयोग शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में लिखा है। उसके बाद में 104 नंबर की बात करते हैं तो 104 नंबर में दिया है कि शैक्षिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है। कैसे? जो शैक्षिक विषमता असमानता बनी हुई है शिक्षा में, वो उसका एक प्रमुख कारण जो है निर्धनता भी है। तो ये किस प्रकार से है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक और कारण यह है कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग निर्धन तथा बहुत थोड़ा भाग धनी है। ठीक है, थोड़ा भाग धनी है और बहुत बड़ा भाग जो है निर्धन है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षिक संस्था के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है, जो एक धनी व्यक्ति के बालक जो है शिक्षा संस्था से दूर होने के बावजूद भी उनको शिक्षा मिल सकता है। ठीक है, अब 105 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या भूमिका, क्या आवश्यकता है? तो जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। ठीक है, तो शिक्षा का व्यवसायीकरण का की आवश्यकता इसीलिए है। ठीक है, उसके बाद में 106 नंबर की बात करते हैं। 106 नंबर में दिया हुआ है कि बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। जो बचपन छीनता बाल श्रम पर जो है टिप्पणी लिखना है। इन सभी के बारे में जो है हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन बिल्कुल एग्जामरत बैच में कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं। ठीक है, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा यानी बचपन की शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे के बचपन छिन जाता है। जिस समय में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए था, उस उम्र में वह बाल श्रम करना उनकी इच्छाएं मनोकामनाएं समाप्त हो जाती है और बच्चों का बचपन छिन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सप्लेनेशन है। 107 नंबर की हम बात करते हैं तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या के बारे में जो शिक्षा दी जाती है
वही जो है जनसंख्या शिक्षा होती है कि किस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा को नियंत्रित किया जाए। जनसंख्या शिक्षा के बारे में अलग-अलग रूप से बताई जाती है। तो जनसंख्या में आबाद गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रथाओं के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ठीक है। तो जागरूकता फैलाना, जैसे कुप्रथाएं हो गए उनके बारे में जागरूकता फैलाना, वही होता है जनसंख्या शिक्षा। 108 नंबर की बात करते हैं, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। जनसंख्या की शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि राष्ट्रीय प्रगति के लिए है और आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए कि संसाधन का किस प्रकार से दोहन किया जाए, प्रयोग किया जाए। 104 नंबर की बात करते हैं तो परिवार नियंत्रण नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए, योजनाओं की सफलता के लिए जो है जनसंख्या शिक्षा आवश्यक होती है। 109 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार से संभव है। तो शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर समाज का विकास आप लोग चाहते हैं तो वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था ठीक प्रकार से सरकार को करनी चाहिए या स्टेट को करनी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि यह मनुष्यों को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। यानी व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा जो है सार्वजनिक हितों यानी सभी के हित में ऐसे कार्य करने चाहिए। ठीक है। इसके द्वारा शिक्षा द्वारा समाज का विकास जो है संभव हो सकता है। उसके बाद में 110 नंबर में दिया है कि समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या होता है। तो समाज बालकों हेतु शिक्षा शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थाओं को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। ये समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य होता है। 111 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। जो समाज होता है, समाज ये शारीरिक विकास के लिए क्या करता है। तो समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद हो गया, खेल कूद के साधन का प्रबंध करता है और समाज बालकों के व्यायाम हेतु जो है व्यायामशालाओं का निर्माण करवाता है। 112 नंबर की बात करते हैं, 112 नंबर में दिया है कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हवादार घर बनवाना चाहिए और उसके बाद में भोजन हो गया, शुद्ध भोजन, वस्त्र हो गया, व्यायाम तथा आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। ये सभी जो है परिवार द्वारा शारीरिक विकास के ये साधन हैं। उसके बाद में 113 नंबर की बात करें तो परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने हो गए, पहेली बॉक्स, चित्र पहेली और शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकें आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। तो परिवार द्वारा बालकों को जो है शैक्षिक विकास की व्यवस्था इसी प्रकार से करनी चाहिए। क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए इसके बारे में हम लोगों ने 113 नंबर में देखा। 114 नंबर में यहाँ दे दिया है कि घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। तो गीजू भाई क्या कहते हैं, इनका कथन है कि हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंची पर टंगी होती है, उनकी ओर हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है, ये गीजू भाई बधेका ने कहा है। 115 नंबर में दिया है कि व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का संबंध किस प्रकार से होता है। तो इनका संबंध जो है एक घनिष्ठ संबंध होता है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, जो व्यक्ति होता है वो समाज को प्रभावित करता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अच्छे समाज का निर्माण करेगा। ठीक है। किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। जो अलग अलग कुरीतियां होती हैं, कल्चर होते हैं, उसके संबंध में आने लगता है। उसके बाद में 116 नंबर है, किसका कथन है। ये कथन बताना है कि शिक्षा वह है जो जीवन के संपूर्ण सत्ता से समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। उसके बाद में 117 नंबर की बात करते हैं, परियोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए।
तो परियोजनवादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे हो गया बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है, इन सभी के बारे में एग्जामरत बैच में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं टॉपिक वाइज। परियोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो परियोजनवादी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना चाहिए, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास करना चाहिए और सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहिए। उसके बाद में 119 नंबर में दिया है कि जॉन डीवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया है, तो इन्होंने दो आधार बताया, क्या, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। ये सभी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करने वाला ये सभी जो क्वेश्चन है याद करने लायक है। योजना विधि के जनक कौन है? योजना विधि के जनक जो है किलपैट्रिक है। इस विधि के सोपानों को बताइए, तो यह जॉन डीवी के शिष्य थे जो किलपैट्रिक हैं, ये शिष्य हैं। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है कि क्रिया की समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करना, उसके बाद में समस्या हो गया, समन्वित समाधान और परीक्षण एवं प्रयोग करना। ठीक है, 121 नंबर में दिया है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है, तो ये जो है इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज जो कि वर्तमान नाम है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान होता है, परिषद होता है। ये सभी बातें आपको जो है याद करना पड़ेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1981 में किया गया था। एनसीईआरटी कहाँ है? तो एनसीईआरटी जो है न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। बीआरसी का पूरा नाम ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है, बीआरसी का पूरा नाम। ठीक है, वैसे फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में आता नहीं है। घर की परिवार के मूल्यों के विकास में क्या भूमिका विकास में भूमिका बताइए। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है, बालक अपने पारिवारिक मूल्यों के अनुकूलित है। उसके बाद में 129 में दिया है कि बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जन संचार साधन है, तो आकाशवाणी जैसे हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर और समाचार पत्र और पत्रिकाएं, ये जन संचार के साधन होते हैं। 130 नंबर की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ की अगर बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना तथा समावेश करना। ठीक है, सभी लोगों के लिए समान, यानी इन सभी का समान अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय एकता के लाभ क्या होते हैं? तो भाषा विकास में सहायक होते हैं, भ्रष्टाचार का अंत होता है और स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास होता है, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी होता है। 132 नंबर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का क्या अर्थ होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का भी सदस्य है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक जो है महात्मा गांधी जी हैं, ये सभी को पता है। 134 नंबर की बात करते हैं, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कर्मेंद्रिय हो गया और ज्ञानेंद्रिय हो गया। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? तो करके सीखना और अनुभव से सीखना और सहसंबंध सीखना। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। ये आपके सीटेट एग्जाम में और जो स्टेट का टेट होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक जो है फ्रोवेल है। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो ये किंडरगार्टन पद्धति के जनक भी फ्रोवेल है। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये फ्रोवेल है। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो गीजू भाई जो बधेका हैं, ये इन्होंने शिक्षा प्रणाली विद्यालय को जो है बाल भवन के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद में 141 नंबर, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जनसंख्या शिक्षा को 1969 में लागू किया गया था। 142 में है, शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम
का तात्पर्य है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना जो है ये सार्वभौमिकरण होता है। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है, तो ये बाल श्रम कहलाता है। यानी कम आयु स्तर मतलब कि कम आयु जो 6 से 14 होता है, 6 से 14 जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1900 ये क्या नाम है भारत के संविधान में जो है 21 ये में ये दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष को के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद में 144 नंबर में दिया है कि परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है, तो ये शिक्षा के प्रभावी कारक है। 145 नंबर में दिया है कि विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। ठीक है, सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। 146 नंबर में दिया है कि विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है, तो लैंगिक समानता कहलाता है। ठीक है, अगर भेदभाव करते हैं तो लैंगिक विभेदता कहलाता है। डाइट का पूरा नाम क्या होता है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है। उसके बाद में ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो राज्य शिक्षा संस्थान ये इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद में 152 नंबर की बात करते हैं तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, तो हिंदी जो है बनारस में स्थित है। और राज्य शिक्षा संस्थान जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है ये इलाहाबाद में स्थित है। उसके बाद में बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था, तो परवज्जा संस्कार होता था। यहाँ पे आप लोग ये सभी वीडियो हम एग्जाम रथ बैच में बिल्कुल जो है टॉपिक किए हैं। उसके बाद में जो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है उस पर भी डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग जो है अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके जो है देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। 155 नंबर की बात करते हैं तो शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है, तो ये हो गया शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत, तो ये आदर्शवाद के अंतर्गत जो है व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। 156 नंबर की बात करते हैं, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहते हैं प्रकृतिवाद शिक्षा। 157 नंबर की बात करते हैं तो विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया है, तो यह विचार रूसो ने दिया है। 158 नंबर की बात करते हैं तो छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की है, तो जॉन डेवी ने किया है। ठीक है, इस प्रकार से जो है 158 नंबर हो गया। 159 नंबर की हम बात करते हैं, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उसमें उनमें आत्म ज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है, तो ये महात्मा गांधी का सोच विचार है। उसके बाद में 160 नंबर की बात करते हैं, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, तो वैदिक साहित्य में जो है शिक्षा शब्द का प्रयोग जो है विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। 161 नंबर की बात करते हैं तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष की प्राप्ति था। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया, तो ये 83 मूल्यों को जो है कुल स्वीकार किया है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध होता है, ये सभी टॉपिक जो है कोर्स के अंदर हम लोग कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध होता है, ठीक है, तो शिक्षा जो है समाज को परिवर्तित करता है और अगर अच्छा समाज है तो वहां पे शिक्षा अच्छी होगी। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। ठीक है, जो समाज की आवश्यकताएं होती है उसको जो है पूर्ण कर सके। 164 नंबर में दिया है कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था,
तो बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ था, 2022 में आया हुआ है। उसके बाद में है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। बौद्ध शिक्षा क्या होता है? चरित्र का निर्माण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही बौद्ध शिक्षा है। 167 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा का जो है उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान जो है प्रदान करना। 168 नंबर की बात करते हैं, औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो औपचारिक शिक्षा जो है सुनियोजित और एक टाइम पीरियड में होता है, ठीक है, टाइम पीरियड में होता है, प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसमें पहले से ही जो है सब कुछ सिलेबस वगैरह निर्धारित कर दिया जाता है। 169 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। तो दार्शनिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक और नैतिक कारक, धार्मिक कारक, ये सभी जो है शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। 170 नंबर की बात करते हैं, जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो 4 साधन जैसे हो गया टीवी, हो गया न्यूज़पेपर, हो गया पत्रिकाएं, दूरदर्शन और रेडियो, ये सभी जो है जनसंचार माध्यम के कारक है, साधन है। 171 नंबर की बात करते हैं, प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछनीय दरों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जो अवांछनीय द्रव होते हैं उनसे जो है दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण जैसे हो गया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि होते हैं। 172 नंबर की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो प्राचीन काल से जो है वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है, ठीक है। उसके बाद में 173 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रोफेसर बागले ने लिखा है, ठीक है। 174 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किसका है? ये अरस्तु ने कहा है। 175 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा का मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो चारित्रिक विकास करना जो है ये शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके बाद में है मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मानव के समस्त कार्य जो है मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं, ठीक है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो शैक्षिक स्तर पर जो है निर्भर करती है। किस प्रकार से वहाँ की राष्ट्रीयता जो उन्नति होती है वो शिक्षा पर निर्भर करती है। 178 नंबर की बात करते हैं, तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व जो होता है, जो अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो इसका प्रमुख दायित्व होता है राष्ट्र निर्माण। 179 की बात करते हैं, तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। 180 नंबर में दिया हुआ है कि किसने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा है। 181 नंबर में दिया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? ये डीबी भाटिया का है, ठीक है। उसके बाद में किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है? तो ये सुकरात ने कहा है कि ज्ञान जो होता है ये पवित्रता होती है। उसके बाद में 183 की बात करते हैं, यह किसका कथन है? ज्ञान ही शक्ति है। यह जो है अरस्तु का कथन है। तो ये जो कथन होते हैं, कथन वाले क्वेश्चन, इसको आपको याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़िए। ज्ञान प्रगति है, यह किसका कथन है? सोफिस्टो का कथन है। 185 नंबर की बात करते हैं, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? तो 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में 186 नंबर की बात करते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सब कुछ याद करने वाला है। 186 की बात करते हैं, तो ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। कथन की बात करें तो ये जॉन एडम्स का है। 187 की बात करें तो केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह शेक्सपियर ने कहा है। 188 की बात करें तो ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाता है, यह व्हाइट हाइड ने कहा है, जो कि कभी नहीं आया एग्जाम में। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी है, सद्गुणी के सिवाय
कुछ नहीं हो सकता, यह कथन एडम्स का है। तो ये कथन वाला क्वेश्चन जो है आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। अगर केंद्र की बात करें तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, जौनपुर हो गया, बीदर हो गया, लाहौर हो गया, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर और मुल्तान, ये सभी जो है मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। 191 की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो हंटर आयोग जो था, इसी को जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग कहा जाता है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यहाँ पे प्रस्तुत करने का डेट पूछ रहा है, तो 1911 में प्रस्तुत किया था। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, यह कथन सुकरात ने कहा है। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश और ईश्वर के प्रति वफादार बनाना है, ये गांधी जी ने कहा है। 195 की हम बात करते हैं तो प्लेटो ने नागरिकों को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो प्लेटो ने नागरिकों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा है। 196 की बात करते हैं, वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? तो ये रूसो ने कहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र होता है, शिक्षा नहीं, यह कथन स्पेंसर ने कहा है। 191 की बात करते हैं, चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। यह कथन जो है हर्बर्ट स्पेंसर का है। यानी मैक्सिमम इस वीडियो में हम लोग कथन को पढ़े हुए हैं। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती है किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? स्टारबक का है। ठीक है, ये स्टारबक का कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का है। अब यहाँ भी कथन सबसे ज्यादा पूछा गया है, पेंटर का है। कौन सा कथन? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है। 203 की आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का जो है आदर्शवाद जो है मानते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। 204 नंबर की हम बात करते हैं। 204 नंबर में दिया हुआ है कि आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो ये आध्यात्मिक जो शक्ति होती है उसके द्वारा जो है ब्रह्मांड की रचना हुई है। जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके द्वारा जो है ब्रह्मांड की रचना हुई है। 205 नंबर की बात करते हैं, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो प्लेटो ने जो है सत्यम शिवम सुंदरम को जो है जीवन के आदर्श मूल्यों में व्यक्त किया है। 206 नंबर की बात करें तो आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया जाता है? तो वस्तु की अपेक्षा जो है इसमें विचारों को महत्व दिया जाता है। ये सभी जो है एग्जामरत बैच में आप सभी लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताए हुए हैं। ठीक है। 207 नंबर की प्रश्न विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न विधि के जनक जो है सुकरात है। अब इसमें हम क्या समझाएं, जब जहाँ पे अगर आप लोग एग्जामरत बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहां पे आप लोग जाकर फर्स्ट पेपर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया गया है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से टॉपिक। उसके बाद में तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देखा गया है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। 208 अब ये सीरीज है, सीरीज में क्या समझाएं आप सभी लोगों को। 208 नंबर में दिया है कि संवाद विधि के जनक कौन है? तो संवाद विधि के जनक जो है प्लेटो है। 209 नंबर की बात करें तो निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन होते हैं? तो निगमन और आगमन विधि के जनक जो है अरस्तु है। निर्देशन विधि के जनक कौन है? तो हर्बर्ट है। ठीक है। उसके बाद में 211 नंबर दिया है कि तर्क विधि के जनक कौन है? तो तर्क विधि के जनक जो है हीगल है। उसके बाद में खेल विधि के जनक कौन है? तो खेल विधि के जनक जो है फ्रोवेल है। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी है। 214 किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? ये जेंटिल ने कहा है। 215 नंबर की बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आत्मानुभूति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होता है कि बालक का समाजीकरण करना, बालक का जो है किस प्रकार से समाजीकरण किया जाए, परियोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य ये होता है। उसके बाद में 217 नंबर की प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने किया था? तो किल्पेट्रिंग ने किया था। ठीक है।
उसके बाद में 218 नंबर में अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? अनुशासन के 4 तत्व जो है प्रयोजनवादी दर्शन में बताए गए हैं। 219 नंबर की बात करते हैं तो ड्यूबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो डीवी के अनुसार जो है शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसके साधन की अगर हम बात करें तो शिक्षा डीवी को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। शिक्षा को जो है सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। 220 नंबर की बात करें तो शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूवी के विचार लिखिए। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। ठीक है। उसके बाद में 221 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इनके अनुसार होता है कि शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त कराना चाहिए और इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए। 222 नंबर की बात करते हैं तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है। तो फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। ईश्वर में स्थित जो है सभी की एकता को पहचान ले। इसीलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ सके। ठीक है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था। तो फ्रोबेल ने वर्ष 1805 ईस्वी में शिक्षण कार्य आरंभ किया था और 1839 ईस्वी में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम था बालोद्यान या किंडरगार्टन। वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है। तो ये किसका कथन है? किंडरगार्टन का, फ्रोबेल का है। ठीक है। 224 नंबर की बात करते हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो फ्रोबेल के अनुसार अगर देखें तो शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित जो शक्तियां होती हैं उसे निरंतर विकास करना होता है, ना कि उसको उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना होता है। मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? तो मॉन्टेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है। बालक जो होता है यह एक शरीर है जो बढ़ता है, जिसमें वृद्धि होती है, एक आत्मा जो विकसित होता है। ठीक है। शरीर जो है वो बढ़ता है यानी उसमें ग्रोथ होता है और आत्मा है, आत्मा में डेवलपमेंट होता है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का कर्म के अनुसार विकास हो। 226 नंबर की बात करते हैं तो आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। प्रकृतवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। तो प्रकृतवादी शिक्षा के आधार जो है मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। प्रकृतवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है, ह्यूरिस्टिक विधि को जो है प्रकृतवादी ने जन्म दिया है। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है। तो जो है इंद्रियों को जो है, प्रकृतिवाद जो होते हैं इंद्रियों को जो है आवश्यक मानते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। 230 नंबर की बात करते हैं। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है। तो पृथ्वी जो प्रकृतिवाद है ये आत्मा और परमात्मा के महत्व को जो है अस्वीकार किए हुए हैं। उसके बाद में 231 नंबर, प्रकृति के कितने रूप बताए गए हैं। तो प्रकृति के 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद जो है क्रिया को जो है सर्वोच्च स्थान देता है। ठीक है। 233 नंबर की बात करें तो प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो प्रयोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। 234 प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा भी सिद्धांत की कसौटी क्या है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत की कसौटी इसकी उपयोगिता है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है। तो प्रयोजनवाद जो है ये प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। 236 नंबर की हम बात करते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली होनी चाहिए। 237 नंबर की बात करते हैं। किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद या अनुभववाद या प्रयोजनवाद के नाम से जान। तो ये प्रयोजनवाद हो गया। 238 नंबर की किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है। ये जेम्स है। ठीक है। 239 नंबर की बात करते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता
किसकी होती है? तो परियोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो समाज की होती है। 240 परियोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा का स्वरूप जो है ये व्यवहारिक होना चाहिए। मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? तो जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर जो है मॉन्टेसरी ने ध्यान दिया है। 242 नंबर की बात करते हैं, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो सामान्यतः जनसंचार के संचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से होता है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रसन्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। 243 नंबर है कि सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखिए। तो गिलिन गिलिन का अभिमत है कि समाजीकरण प्रक्रिया जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं में हो या सांस्कृतिक दशाओं में, अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों की परिणाम स्वरूप हुए हैं। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा है। उसके बाद में है 244 एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? ये दिल्ली में होता है। 245 की बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो तक्षशिला हो गया और नालंदा हो गया। 246 में दिया मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं कि एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद में दिया हुआ है कि भारतीय भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र किसे कहा गया है? तो वुड का घोषणा पत्र जो होता है भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा गया है। 246 में दिया है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो परिधन आवरण यानी अर्थात चारों ओर का वातावरण, परिधन आवरण। राष्ट्रीय ये होगा परिधन आवरण। ठीक है, ये परि हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है परि माने चारों ओर, वर्ण माने ढका हुआ, यानी चारों ओर का वातावरण। 239 नंबर है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? 2009 में। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत मैकाले ने दिया था। ये सभी को कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो द रिपब्लिक, द लॉज, ये जो है प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद में 252 नंबर की बात करते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य के बारे में लिखना है। तो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। इसमें जो है केवल बालिकाओं को जो है शिक्षा दी जाती है। 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद में 253 नंबर हम देखते हैं कि भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान जो है तय करती है कि भारत में अध्यापक शिक्षक के जो मानक होते हैं 2020 में ये पूछा गया है। उसके बाद में शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा होता है। शिक्षा के दो उद्देश्य के बारे में लिखना है। तो बालक का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास करना शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होता है। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो वह समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं उन्हें जो है ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। 257 नंबर में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो नमक सत्याग्रह हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रमुख आंदोलन है। पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। तो इसके उपाय जो है जल संचयन करके और वृक्षारोपण करके जो है पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो सच्चाई हो गया, ईमानदारी हो गया, दयालुता और मैत्री, ये सभी जो है नैतिक मूल्य होते हैं। 260 नंबर की बात करते हैं। वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और उसके बाद में कब समाप्त होता था? तो सामान्यतया शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष से 4.5 वर्ष अथवा 5 मास यानी 5 महीने होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास में जो है पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। 261 नंबर की बात करते हैं। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो समापवर्तक
संस्कार होता था। ठीक है, उसके बाद में है 262 नंबर, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप होता था, क्योंकि वैदिक काल के बाद जो है बौद्धिज्म और जैनिज्म आया। 263 नंबर की बात करते हैं तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो ये मौखिक थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व होता था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व होता था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है, ये किसने कहा? मोहम्मद साहब ने कहा है। उसके बाद में 265 नंबर, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री जो गुलबदम बेगम थी ने जो है हुमायूंनामा की रचना किया था, लिखा था, जो एक श्रेष्ठ इतिहासकार ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अज्ञानी अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा होता है, यह किसका कथन है? या प्लेटो का कथन है। 267 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार जो शिक्षा का क्या होता है, शिक्षा क्या होती है? तो इनके अनुसार जो है शिक्षा विकास का वह क्रम होता है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। 268 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। 269 नंबर की बात करते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का होना, यह कथन किसका है? यह अरस्तु का कथन है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। 270 नंबर की बात करते हैं, ज्ञान ही स्वर्ग तक ही उड़ान में पंखों का आधार होता है, यह कथन किसका है? यह कथन शेक्सपियर का है। 271, यहाँ पे कथन को जो है याद करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। 271 बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। 271 की बात करते हैं तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्य पूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा? यह महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, 272 का नंबर देखते हैं, तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या होता है? तो शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना जो है ये आत्म अभिव्यक्ति तथा अथवा बालक का शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ होता है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, ये अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होता है, औपचारिक शिक्षा विद्यालय में दिया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा जो है ये परिवार में दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं? जैसे मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा जो है दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं। उसके बाद में है पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या होता है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षण सामग्री है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित किया जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है? तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को जो है वैदिक कालीन शिक्षा कहते थे। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें साम मतलब गान का अध्ययन किया जाता है, इसमें मंत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं 278 नंबर, सा विद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ होता है? तो ऐसा ज्ञान जो छात्रों को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, वही होता है सा विद्या या विमुक्ति, इसका अर्थ होता है। 279 की बात करते हैं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? तो यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इसीलिए इसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। ठीक है, 281 नंबर की बात करते हैं, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षण, विद्यार्थी और सामाजिक वातावरण बताया है? तो जॉन डीवी ने बताया है 3 अंग, और एडम्स महोदय ने 2 अंक बताया है, विद्यार्थी और अध्यापक। 282 नंबर की मनोविज्ञान
विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। ठीक है। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो ये जो डीबी है, इन्होंने जो है शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। 284 नंबर की बात किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो एडम्स महोदय ने कहा है। किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? ड्यूवी ने कहा है। चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक होता है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन रास का है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 287 नंबर, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो इसको जो है 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन जो है प्लेटो का है। अब इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज जो है रिवीजन कराया जाता है। अभी तक आप लोग सीरीज नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, सीरीज को पढ़िए, उसके बाद में वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, जो समझाया गया है वो जो है एग्जामरत बैच में जो है आप सभी लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक जो है कराया गया है और बिल्कुल विस्तार से समझाया गया है। तो अभी तक जो लोग क्लास नहीं किए हैं क्लास कर सकते हैं। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? ये रेमंड महोदय ने कहा है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ये पेस्टालॉजी का है। ठीक है। उसके बाद में 291 की नंबर की बात करते हैं। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एक एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। जो पौधों का विकास होता है वो कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास जो है शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन लाक का है। शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है। इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जो कि विद्यार्थी हो गए और उसके बाद में अध्यापक हो गया और उसके बाद में जो पाठ्यक्रम होता है, जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम, इसी को तीनों को मिलाकर जो है त्रिमुखी प्रक्रिया इन्होंने जॉन डेवी ने कहा है। मानव जीवन के कौन से दो पक्ष होते हैं? तो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो विद्यालय में जो है प्रवेश के समय जो है बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। ये मध्यकालीन भारत में था और इसमें बालक जो है 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन का होता था। इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जो है आ चुका है क्वेश्चन। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करता है? ये अरस्तु ने कहा है। 295 हो गया। उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक लेखक किसने लिखा है? एडम्स ने लिखा है। जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ कौन बताए हैं? तो जॉन एडम ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक और छात्र को बताया है, जिसे द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह है जॉन डेवी का है। उसके बाद में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर होती है, फ्रोवेल ने कहा है। 300 नंबर की बात करते हैं। 300 नंबर में दिया हुआ है कि यह कथन, कथन तो जो है कथन मैक्सिमम दिया है, क्योंकि कथन से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है। मानसिक जो शक्ति होती है उसका विकास करता है शिक्षा, और जिससे वह परम सत्य शिव और सुंदर यानी सत्यम शिवम सुंदरम के चिंतन का आनंद उठा सके। उसके बाद में है यहाँ पे अरस्तु ने ये कहा है। 302 नंबर की बात करते हैं। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो सहगामी प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है नेतृत्व का विकास किया जा सकता है। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है, यह कथन जो है रास का है। एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो प्रोवेल बागले है, प्रोफेसर बागले हैं। उसके बाद में 305 नंबर, सामाजिक कुशलता का शिक्षा विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? तो जॉन डेवी ने माना है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, यह कथन रस्क का है। वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन जो है नन का है। 308 नंबर की बात करते हैं। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन जो है जे एम बाल्डविन का है।
309 नंबर की बात करते हैं, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया होता है। अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। ठीक है, यह कथन जो है रिवलिन का है। तो 309 नंबर हो गया यहाँ पे। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, समाज जो होता है ये व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, यह हीगले का कथन है। रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए 28 जून 1712 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था इनका जन्म। 312 सत्यम शिवम सुंदरम किस दार्शनिक का आधार वाक्य है, तो ये है आदर्श वाक्य की आचार मीमांस पर आधारित होता है। ठीक है, आदर्शवाद। तो इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस प्रकार से आपका ये संपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। और अगर हम बात करें अगर पीडीएफ की पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले मैराथन में हम लोग मिलेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गया है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद में हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले मैराथन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।